क्रिकेटर श्रीशांत स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्रिकेट खिलाड़ी श्रीसंत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्रिकेटर एस श्रीशांत को गिरफ्तार किया गया है। Pacer S. Sreesanth and two other players of Rajasthan Royals are arrested. श्रीशांत Did you fix matches? No, sir. Never. श्रीशांत, ये नाम सुन के आपके दिमाग में ये वाला मोमेंट तो जरूरी आता होगा। और आए भी क्यों ना, श्रीशांत का कंट्रीब्यूशन, उनका एग्रेशन इन फील्ड और उनकी कंट्रोवर्सीज के साथ दोस्ती थी ही कुछ इतनी कमाल की। चाहे बात तो दो वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का हिस्सा होने की या मैच फिक्सिंग स्कैंडल का हिस्सा होने की, श्रीशांत का क्रिकेट करियर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। पर आखिर इस मैच फिक्सिंग इंसिडेंट की सच्चाई क्या थी? क्या श्रीशांत सचमुच गिल्टी थे स्पॉट फिक्सिंग के, या वो सिर्फ एक क्रिकेट पॉलिटिक्स के शिकार बने थे? तो इस वीडियो में हम श्रीशांत के लाइफ के हर एक पहलू को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तारीख थी 6 फरवरी 1983। केरला के कोतामंगलम डिस्ट्रिक्ट में श्रीशांत का जन्म होता है। श्रीशांत एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी माताजी का नाम सावित्री देवी था और उनके पिता का नाम शांतकुमारन नायर था। श्रीशांत बचपन से एक काफ़ी मल्टी टैलेंटेड किड हुआ करते थे। उन्हें क्रिकेट के अलावा डांसिंग और एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ करता था। उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में अपने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत कर दी थी और उस वक्त वो एक लेग स्पिनर हुआ करते थे। पर अपने बड़े भाई की बात मानकर श्रीशांत ने लेग स्पिन छोड़ पेस बॉलिंग की तरफ अपना करियर आगे बढ़ाया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। पेस बॉलिंग चूज करने के बाद श्रीशांत का क्रिकेट करियर एक काफ़ी अच्छी राह पर जाता हुआ नजर आ रहा था। पर श्रीशांत को अब एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ से वो अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सके। और तभी साल 2000 में उनका सिलेक्शन होता है MRF पेस फाउंडेशन में। और जिन्हें नहीं पता, MRF पेस फाउंडेशन कुछ सिलेक्टेड फास्ट बॉलर्स को ट्रेन करती है अंडर लेजेंड्स लाइक ग्लेन मैकग्राथ एंड डेनिस लिली। और श्रीशांत का तो कहना ये भी है कि उनका एग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स क्रिकेट आया डेनिस लिली की वजह से। You used to look up to Dennis Lee sir because I used to think, and I come from MRF Peace Foundation, so I used to think, aggression is everything, and you got to be aggressive on the field so that you get the respect. पेस फाउंडेशन में सिलेक्शन के ठीक 2 साल बाद, यानी साल 2002 और 2003 के डोमेस्टिक सीजन में श्रीशांत ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया। और उसी सीजन श्रीशांत का टैलेंट सबको साफ साफ नजर आने लग गया था, क्योंकि उस सीजन में श्रीशांत ने 7 मैचेस में 22 विकेट्स लिए थे। और किसी यंगस्टर का अपने डेब्यू सीजन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। और इसी के बाद सिलेक्टर्स ने उन्हें दुलीप ट्रॉफी के साउथ जोन टीम में भी मौका दिया। पर श्रीशांत लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने साल 2004 के एक रणजी ट्रॉफी मैच में जो था केरला वर्सेस हिमाचल प्रदेश, उस मैच में श्रीशांत ने काफ़ी बढ़िया हैट्रिक ली और उनके इसी हैट्रिक के कारण वो सारी न्यूज़ लाइन में छा गए थे और उन्हें केरला में प्यार से प्रिंस ऑफ हैट्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। लगातार रणजी ट्रॉफी में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद सिलेक्टर्स ने श्रीशांत को चैलेंजर्स ट्रॉफी के इंडिया बी टीम में मौका दिया। और उस साल के चैलेंजर्स ट्रॉफी में काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, जहीर खान, हरभजन सिंह। श्रीशांत को अब ये बात मालूम थी कि उनका एक और अच्छा परफॉर्मेंस उन्हें अपने इंटरनेशनल डेब्यू के काफ़ी नज़दीक ले जा सकता है। और श्रीशांत ने अपना वो परफॉर्मेंस डिलीवर भी किया। वो उस सीजन के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बने। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज से भी नवाजा गया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी विकेट लिया। अब क्या, श्रीशांत को अपना इंटरनेशनल डेब्यू काफ़ी नज़दीक नजर आ रहा था। And no doubt about it, Sachin Tendulkar was plumb in front of the wicket, and naturally he's excited and he has every reason to be. जगह थी विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर। तारीख थी 25 अक्टूबर 2005। फाइनली वो दिन आ ही गया था, श्रीशांत का इंटरनेशनल डेब्यू। और श्रीशांत का ये डेब्यू मैच
इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इंडिया की भिड़ंत होनी थी श्रीलंका से, जो उस टाइम की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स मानी जाती थी। ईशान को उस मैच में न्यू बॉल से बॉलिंग डालने का मौका दिया गया, पर यह डिसीजन इतना कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि श्रीशांत को अपने शुरुआती स्पेल में सनत जयसूर्या और कुमार संगकारा से थोड़ी पिटाई सहनी पड़ी। पर मैच खत्म होते होते श्रीशांत ने अपने पहले 2 अंतर्राष्ट्रीय विकेट्स ले लिए। और इंडिया वो मैच काफ़ी आसानी से जीत गया। फर्स्ट ओडीआई के बाद श्रीशांत को सेकंड और थर्ड ओडीआई में प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया और वापस फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ओडीआई में श्रीशांत को प्लेइंग 11 में मौका दिया जाता है। पर इन तीनों ही मैचेस में श्रीशांत का परफॉर्मेंस कुछ इतना खास नहीं होता है। इंडिया ये सीरीज़ कंफर्टेबली जीत तो जाती है, पर श्रीशांत का पर्सनल परफॉर्मेंस काफ़ी बिलो एवरेज रह जाता है। श्रीलंकन सीरीज़ खत्म होने के बाद अब साउथ अफ्रीका टीम इंडिया आने वाली थी 5 मैच की ओडीआई सीरीज़ खेलने, और एक बार फिर श्रीशांत को इंडियन स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। पर इस सीरीज़ के एक भी मैच में श्रीशांत को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। साल आ चुका था 2006। इंडियन टीम पाकिस्तान जाने वाली थी 3 टेस्ट और 5 ओडीआईस खेलने के लिए, और एक बार फिर बीसीसीआई ने यंग श्रीशांत को अपने ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया, और 5 में से 4 ओडीआई मैचेस में श्रीशांत काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग रहे थे। और 5th ओडीआई के पहले श्रीशांत को ये बात मालूम थी कि उन्हें प्लेइंग 11 में अच्छे खासे मौके मिल चुके हैं, उन्हें एक बड़ा परफॉर्मेंस डिलीवर ही करना पड़ेगा स्क्वाड में बने रहने के लिए। और 5th ओडीआई जो खेला जाना था कराची में, श्रीशांत ने वो चीज़ करके दिखाई। श्रीशांत ने अकेले ही पाकिस्तान के टॉप 3 बैट्समैन को डगआउट का रास्ता दिखाया, और ये वही मैच था जहाँ से श्रीशांत का कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड और उनका एग्रेशन आसमान छू गया। इस पाकिस्तान सीरीज़ के बाद ये तो साफ साफ पता ही चल गया था कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को श्रीशांत की बॉलिंग और उनके टैलेंट पे इतना भरोसा है कि साल 2006 में होने वाली इंग्लैंड सीरीज़ में भी उन्हें टेस्ट और ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया। 1 मार्च 2006 को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच था नागपुर में, और इसी मैच में श्रीशांत ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। श्रीशांत ने अपनी लहराती हुई गेंदों से इंग्लिश बैट्समैन को काफ़ी परेशान करते हुए 4 विकेट झटका लिए। और अपना टेस्ट डेब्यू काफ़ी मेमोरेबल बना लिया। श्रीशांत के लिए इंग्लैंड सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टेस्ट में ही नहीं ओडीआई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। और ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद उन्हें बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। टेस्ट मैचेस में अर्ली विकेट्स लेने की और बॉल को स्विंग कराने की उनकी इस काबिलियत को देखकर श्रीशांत को अभी साउथ अफ्रीकन जैसी इंपॉर्टेंट सीरीज में भी स्क्वाड में शामिल किया जाने लगा। श्रीशांत के टेस्ट करियर का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आया जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में। ये टेस्ट मैच अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक और कंट्रोवर्शियल भी था। हिस्टोरिक इसीलिए कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 84 रन के लो स्कोर पे ऑल आउट किया, जिसमें श्रीशांत ने अकेले ही 5 विकेट्स लिए थे। और पहली बार इंडिया साउथ अफ्रीकन सॉइल पे कोई टेस्ट मैच जीता था, और कंट्रोवर्शियल इसलिए कि श्रीशांत का फेमस बैट सेलिब्रेशन अगेंस्ट आंड्रे नील इसी मैच में आया था। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि जब फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीकन टीम बैटिंग करने आती है तो आंड्रे नील श्रीशांत के अगेंस्ट एक 6 मार देते हैं, और ये 6 मारने के बाद ही वो श्रीशांत को स्लेज करना शुरू कर देते हैं। और जब सेकेंड इनिंग में श्रीशांत 9th डाउन बैटिंग करने आते हैं
तो आंड्रेनिन उनको एक बाउंसर मारने के बाद ये कहते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ एंड यू हैव नो हार्ट। बस ये सुन के श्रीशांत काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। पर उन्होंने इसका जवाब मुंह से देना सही नहीं समझा। वो वेरी नेक्स्ट बॉल आगे बढ़ के 6 मार देते हैं। और जो सेलिब्रेशन था वो आप सब तो जानते ही हैं। साल आ चुका होता है 2007। इस साल आईसीसी के 2 बड़े इवेंट्स होने होते हैं। एक होता है ओडीआई वर्ल्ड कप और एक होता है T20 वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई टीम अनाउंस करती है जिसमें श्रीशांत को शामिल किया जाता है। पर ये जो 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप था वो इंडियन क्रिकेट के लिए वन ऑफ द डार्केस्ट फ्रेज कहा जा सकता है। डार्केस्ट फ्रेज इसलिए क्योंकि साल 2003 की रनर अप टीम इंडिया साल 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए वन ऑफ द फेवरेट्स टीम होती है। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि इंडिया ग्रुप स्टेजेस में ही बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमों से हार कर वर्ल्ड कप के बाहर हो जाती है। हालांकि श्रीशांत को एक भी मैच में खेलने का मौका तो नहीं मिलता, पर इस हार के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो प्लेयर्स के पोस्टर्स जलाते हैं और उनके घर के बाद प्रदर्शन भी करते हैं। इस इंसिडेंट को MS धोनी की मूवी और सचिन तेंदुलकर की मूवी में शामिल भी किया गया है। ओडीआई वर्ल्ड कप में हार के बाद काफ़ी सारे इंडियन सीनियर प्लेयर्स ने T20 वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर दिया। अब बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के लिए एक न्यू टीम फॉर्म करती है अंडर द कैप्टनशिप ऑफ MS धोनी, जिसमें श्रीशांत को भी शामिल किया जाता है। वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है और इंडिया का पहला मैच होना होता है वर्सेस स्कॉटलैंड, जो बारिश के चलते वॉश आउट हो जाता है और दोनों टीम को 1-1 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब इंडिया का सेकंड मैच था वर्सेस पाकिस्तान। इस मैच में श्रीशांत ने 4 ओवर में 29 रन का एक इकोनॉमिकल स्पेल डाला और ये वही फेमस बॉल आउट मैच है जिसको इंडिया ने आखिर में चल के जीत लिया था। पर श्रीशांत का उस टूर्नामेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस आता है सेमीफाइनल में, जहाँ इंडिया खेलता होता है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 188 रन का टारगेट चेस करने के लिए उतरती है और श्रीशांत एकमात्र ऐसे बॉलर होते हैं जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को काफ़ी परेशान करते रहते हैं। श्रीशांत ने उस मैच में 4 ओवर में 12 रन देकर 2 इम्पॉर्टेंट विकेट सेट किए थे और श्रीशांत उस मैच में जो एग्रेशन और जो पैशन के साथ बॉलिंग कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक था। और आखिर में इंडिया ये मैच कंफर्टेबली जीत जाता है और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेता है। फाइनल में इंडिया का मुकाबला होना था पाकिस्तान के साथ और सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान को 158 रन चेस करना था T20 चैंपियंस बनने के लिए। पर इस फाइनल मैच में श्रीशांत का बॉल के साथ परफॉर्मेंस कुछ इतना खास नहीं रहा था। श्रीशांत 4 ओवर में 44 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिए थे। पर इस मैच में श्रीशांत ने 2 काफी इंपॉर्टेंट कैचेस पकड़े थे, एक शाहिद अफरीदी का और दूसरा जो कैच पकड़ते ही इंडिया T20 चैंपियंस बन गया। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद इंडिया में T20 का क्रेज काफी तेजी से बढ़ने लगा और इसी को देखकर बीसीसीआई अपना ट्रम्प कार्ड प्ले करती है, जो होता है IPL। IPL के पहले ही सीजन के ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब ने श्रीशांत को $6,25,000 में खरीदा। और श्रीशांत के लाइफ की अगली बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी भी इसी IPL सीजन में आनी होती है, जो होती है स्लैपगेट कंट्रोवर्सी। इस स्लैपगेट इंसिडेंट के पीछे कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। ये एक्चुअली में एक मैच था मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का, जिसमें मुंबई इंडियंस एक बड़े मार्जिन से हार जाता है। और मैच के बाद जब दोनों टीम के प्लेयर्स हैंडशेक के लिए आमने सामने आते हैं तो श्रीशांत हरभजन सिंह के सामने एक सरकास्टिक टोन में ये कहते हैं कि हार्ड लक भज्जुपा। पर हरभजन सिंह को ये सरकाज़म पसंद नहीं आता और वो हीट ऑफ द मोमेंट में श्रीशांत को एक थप्पड़ मार देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हरभजन सिंह को उस पूरे IPL सीजन से बैन कर दिया जाता है और उन पे इवन 5 ODI इंटरनेशनल मैचेस का भी बैन लगा दिया जाता है। देखा जाए तो श्रीशांत के करियर में ऐसी अनेकों कंट्रोवर्सीज मिलेंगी, पर यह कहना गलत नहीं है कि साल 2010 आते आते श्रीशांत अपने परफॉर्मेंस के वजह से इंडियन क्रिकेट सर्किट में एक काफ़ी जाना माना नाम बन चुके थे। और साल 2011 के वर्ल्ड कप में भी इनिशियली उन्हें टीम में सिलेक्ट तो नहीं किया गया,
पर प्रवीण कुमार के इंजरी के चलते हुए उन्हें लेटर स्क्वाड में शामिल किया गया। 2011 के वर्ल्ड कप में श्रीशांत को सिर्फ 2 ही मौके मिलते हैं, उसमें से एक मौका होता है हिस्टोरिक फाइनल मैच में। ये फाइनल मैच में श्रीशांत बॉल के साथ काफी एक्सपेंसिव साबित होते हैं, पर गौतम गंभीर और MS धोनी के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते इंडिया वो फाइनल मैच जीत जाता है। और ये मोमेंट श्रीशांत के करियर का अब तक का बेस्ट मोमेंट होता है, पर इस वक्त श्रीशांत को इस बात की खबर तक नहीं थी कि ये वर्ल्ड कप उनके क्रिकेट करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। साल 2013 अब तक IPL का क्रेज पूरी दुनिया पे छा चुका होता है, और उसी साल मार्च में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सेंट्रल एजेंसी के थ्रू काफी सारे नंबर्स मिलते हैं टैपिंग के लिए रिलेटेड टू टेरर फाइनेंसिंग एंड टेररिज्म, जिसमें से कई सारे नंबर होते हैं पाकिस्तान और दुबई से। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कॉल टैपिंग का काम शुरू करती है, जिसमें उन्हें कई क्रिकेट रिलेटेड कॉन्वर्जेशन सुनने मिलते हैं, और इन क्रिकेट रिलेटेड कॉन्वर्जेशंस में एक इंडियन नंबर काफी कॉमन होता है, जो होता है अश्विनी अग्रवाल का। तो दिल्ली पुलिस इस चीज को हल्के में ना लेते हुए अश्विनी अग्रवाल का भी कॉल टैपिंग पे डाल देती है, जहां उनका कनेक्शन मिलता है सुनील भाटिया और जीजू जनार्दन के साथ, और जीजू जनार्दन और सुनील भाटिया का कनेक्शन मिलता है अजीत चंडीला और एस श्रीशांत के साथ। प्लेयर्स का कनेक्शन मिलते ही स्पेशल सेल का सीधा शक जाता है मैच फिक्सिंग की तरफ, पर अब तक उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता है इन एलिगेशन को साबित करने के लिए। तो स्पेशल सेल काफी फोकस के साथ हर कॉल कॉन्वर्जेशन को सुनती रहती है। तो एक कॉल कॉन्वर्जेशन जो था अजीत चंडीला और बुकी के बीच में, इससे स्पेशल सेल को ये समझ में आता है कि 5 मई को होने वाले मैच में अजीत चंडीला को अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 14 रन या उससे ज्यादा देने हैं। इस कन्वर्सेशन से पहले इनका ये डिसाइड था कि ये अपने ओवर के सेकंड स्पेल में 14 रन देंगे, 14 या 14 से ज्यादा देंगे, और मैच में अजीत चंडीला हूबहू यही करते हैं। अब स्पेशल सेल कॉल पे मेंशन होने वाली हर एक मैच पे काफी क्लोज नजर रखती है, जैसा 9 मई को होने वाला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब वाला मैच। इस मैच के पहले की कॉल कॉन्वर्जेशंस थी जीजू जनार्दन और बुकी के बीच में। इसमें श्रीशांत के जो फ्रंट पर रहने वाला एक शख्स जो कि अरेस्ट हुआ है, जीजू नाम का आदमी है, उसकी और एक चांद जो बुकी है, इनके आपस का कन्वर्सेशन है, जिसमें ये डिसाइड हो रहा है कि श्रीशांत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन या 14 से ज़्यादा देगा। वो अपने दूसरे ओवर में एक टॉवेल अपने आगे लगाएगा। ये इंडिकेशन ऐसा होगा जो कि इस मैच में वो हमारे अनुसार ओवर करने जा रहा है। इस इंसिडेंट में 2 पॉइंट्स काफी ध्यान देने वाली है। पहला पॉइंट ये है कि श्रीशांत कभी बुकीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, उनका क्लोज फ्रेंड जीजू बुकीज के कांटेक्ट में था, और श्रीशांत का कहना यह है कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि जीजू बुकीज के कांटेक्ट में। और पॉइंट नंबर 2 कि उस मैच में श्रीशांत ने अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 13 रन दिए थे, और उनपे एलिगेशन 14 रन या उससे ज्यादा देने का लगा था। और रही बात ट्राउजर में टावल टक करके सिग्नल देने की, तो श्रीशांत का कहना यह है कि उन्होंने ऐसा काफी सारे मैचेस में किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने हर मैच में स्पॉट फिक्सिंग की है। अब इसके बाद वाला मैच होना होता है 15 मई को, जो था मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इस मैच में अंकित चौहान को बुक किया जाता है अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 13 रन देने के लिए, और उस मैच में अंकित चौहान वही करते हैं। अब दिल्ली पुलिस के पास इनफ प्रूफ हो गया होता है इन प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो मैच खत्म होने के बाद देर रात लगभग 3 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मुंबई में रेड करती है, और श्रीशांत को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल के बाहर से अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें वहां से अरेस्ट कर होटल ट्राइडेंट के पास ले जाया जाता है, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम एक्चुअली में स्टे करती रहती है। वहां जाने के बाद पुलिस ऑफिशियल्स आरआर टीम मैनेजमेंट और टीम ओनर को ये पूरा इंसिडेंट ब्रीफ करती है, और ब्रीफ करने के बाद अपने साथ अंकित चौहान और अजीत चंडीला को वहां से अरेस्ट कर ले जाती है। और सुबह इन प्लेयर्स की अरेस्ट होने की न्यूज़ ब्रेक होते ही इंडियन क्रिकेट फैंस और IPL फैंस के बीच में खलबली मच जाती है, और उसी दिन यानी 16 मई को BCCI इन तीनों प्लेयर्स को सस्पेंड कर देती है, और उसी के ठीक 3 दिन बाद यानी मई 20 को राजस्थान रॉयल्स इन तीनों प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है। और इसी सब के चलते
उस साल के IPL की व्यूअरशिप काफ़ी हैवीली अफेक्ट हो जाती है। तिहाड़ जेल में 25 दिन बिताने के बाद श्रीशांत को ये कहकर बेल ग्रांट कर दी जाती है कि पुलिस के पास इनफ एविडेंस नहीं था इन दोनों ही प्लेयर्स को मकोका के अंडर चार्ज करने के लिए। और अब बेल मिलने के बाद श्रीशांत ओपनली मीडिया के सामने आते हैं और वो यही चीज़ रिपीट करते हैं कि ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ स्पॉट फिक्सिंग और उन्हें इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे काफ़ी विश्वास है। I totally believe in the judiciary and Indian judiciary, and I'm sure my innocence will be proven soon. And all I'm looking at right now is, especially after coming out of 6 surgeries on my left toe and surgeries on, all I was looking was to play good cricket, and I can proudly say to all my fans, the Indian media, whoever is listening to me, that I played the game with all the right spirit, and I always played with heart on my sleeve. So. और अब इसके बाद कई सारी लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है, जैसे BCCI का अलग अलग प्लेयर्स को समन भेजना, दिल्ली पुलिस का श्रीशांत के अगेंस्ट 6000 पेजेस का चार्जशीट फाइल करना और सितंबर 13 तारीख को BCCI इन तीनों प्लेयर्स के अगेंस्ट लाइफ टाइम बैन लगा देता है। अब 2 साल तक कोर्ट में न्यूमरस हियरिंग्स होने के बाद जुलाई 2015 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट श्रीशांत और बाकी 2 प्लेयर्स पे लगे हुए चार्जेस को ड्रॉप कर देती है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। अब श्रीशांत पे लगा हुआ फिक्सर का टैग तो हट जाता है, पर BCCI श्रीशांत का लाइफ बैन कम करने को तैयार नहीं होती, जिसके लिए श्रीशांत एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा ठकठकाते हैं। और अगस्त 2019 को BCCI फाइनली श्रीशांत पे लगे हुए लाइफ बैन को कम करके 7 साल का कर देता है, जो सितंबर 2020 में चल के खत्म हो जाता है। इस स्पॉट फिक्सिंग केस के चलते हुए श्रीशांत के करियर के 7 साल वेस्ट हो जाते हैं और 7 साल बाद भी श्रीशांत का पैशन क्रिकेट के लिए बिल्कुल कम नहीं होता। वो एक बार फिर केरला के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और वो इवन IPL के लिए अपना नाम देते हैं, पर कोई भी टीम उन्हें खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वो अनसोल्ड चले जाते हैं। और 9 मार्च 2022 को श्रीशांत डोमेस्टिक क्रिकेट से भी रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लेते हैं ताकि वो ओवरसीज लीग्स खेल सकें।